सिट साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने जो हत्या के इज़्ज़त कानून बिल 2024 जो पेश किया, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बहुत जल्दबाजी में इसे कैबिनेट से मंजूर करवाया गया। उसके बाद जब शोर उठा तो उन्होंने थोड़ा वक्त दे दिया और कहा कि अब हम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेंगे। सवाल जो सब करने वाले हैं वो ये कर रहे हैं कि जब पहले से एक ऑर्डिनेंस मौजूद है हत्या के इज़्ज़त 2002, कानून पहले भी मौजूद है, अमलदारी नहीं है, तो उसके होते हुए ये नया कानून लाने की क्या ज़रूरत है? देखिए आशा, एक कानून नहीं 3-4 कानून है। डेफेमेशन लॉ जो है वो भी है, फिर ये पिको बना दिया अब। इसके अलावा भी और भी बड़े क्रिमिनल प्रोविजंस हैं इन CRPC, किसी की तौहीन करना या इस किस्म की चीज़ करना। तो उसके बावजूद एक नया कानून, और वो भी प्रोविंशियल लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्राई करें ना, ये इस किस्म का कानून अगर ये KP में लेके जाएंगे तो फेंक देंगे वहाँ, कभी भी नहीं मानेंगे वो। अच्छा। तो ये पंजाब में क्योंकि हुकूमत बड़ी कमज़ोर है तो इसलिए यहाँ से करवा लो। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फेक न्यूज़ आ रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आ रही है, और हमें पता कहाँ से आ रही है, किस किस्म के लोग वो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है तकलीफ़ तो हो रही है, और ये जो जिस किस्म की फ़ेक न्यूज़ है बड़ी ख़तरनाक है और बहुत गलत है। तो गुस्सा तो है कि ये इसको रोकना चाहिए, और ख़ुसूसन ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। ठीक है। तो जायज़ तो बनती है बात कि इसको कैसे रोका जाए, मगर सवाल ये है कि क्या इस किस्म के कानून के साथ आप रोक सकते हैं कि नहीं, जबकि और भी इस किस्म के कानून हैं। तो अगर वो नहीं रोके तो ये कैसे रोकेगा? जी, अब इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, इसमें तो आप फाइन करना सिर्फ, हाँ जी, और तो 3 मिलियन है बस। हाँ, तो बात ये है कि अगर वो जो कानून है, मैं आपको बता दूं, जो डेफेमेशन लॉ है, ये बिल्कुल इंडिया, पाकिस्तान, UK वगैरह में ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं उसके। अच्छा। तो वहाँ इंग्लैंड में तो ये अप्लाई करता है, आप खुद ही आप भी बता रही थी। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि वो कानून जो वहाँ पर आप देखें, जुल्फी बुखारी साहब से रेहाम खान साहिबा ने माफ़ी मांगी, फिर इसहाक डार साहब से एक निजी चैनल ने माफ़ी मांगी, बाकायदा नशर की, फिर एक और निजी चैनल ने रेहाम खान साहिबा से माफ़ी मांगी। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं UK की, लेकिन पाकिस्तान में हमने ऐसे होते नहीं देखा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आयशा कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में ये होगा और 6 माह के अंदर अंदर कंक्लूड होगा, मगर होता नहीं कंक्लूड। उसकी वजह यह है कि जो पार्टी कमज़ोर होती है ना, इन दोनों में से एक कमज़ोर होती है, या वो जो केस करती है या वो जिसके खिलाफ केस होता है, तो वो डिले करने की कोशिश करते हैं, और जज हजरात जो हैं वो डिले होने देते हैं, वो चलाते रहते हैं। मैंने इमरान खान साहब के ऊपर दावा किया था कि ये 35 पंचर का वो जनाब 2014 में हुआ था, और आज क्या है? आज 2024 है, ज़ाहिर है 10 साल। इंसाफ नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। मेरा वकील तो पहुँच जाता था, खान साहब को वकील ही नहीं आता था। जज साहब, एक जज आया चला गया, दूसरा आया चला गया, किसी में हिम्मत नहीं थी कि खान साहब को बुलाए या इसको आगे बढ़ाए। तो उसमें कोई प्रूफ ही नहीं था खान साहब के पास कि मैंने कुछ किया है। और फिर उसके बाद तो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं था, तो मगर फिर भी वो केस अभी वहीं का वहीं है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये अदालत की कमज़ोरी है, ये ना मेरी कमज़ोरी है ना खान साहब की। हम तो कोशिश करेंगे, अगर मेरे ख़िलाफ़ जा रही है बात तो मैं डिले करने की कोशिश करूँ, मैं अपने वकील को कहूँ डिले करो, ठीक है, और अगर उनके खिलाफ जा रही है तो वो कहेंगे डिले करो। तो मगर अदालत का तो काम है ना इंसाफ देना, और लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर अंदर आपने करना है, नहीं करते। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ नहीं करते तो यहाँ कैसे होगा? ये जो है ना जी, हमने जल्दी करना है, क्योंकि होगा वही, क्योंकि वकील भी उसी किस्म के होंगे, वकील भी वही काम करेंगे, डिले करेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई किसी का केस कमज़ोर होगा, किसी का नहीं होगा। वकील कहेगा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा ये हो गया। तो अब एक तो ये है कि ये क्या रोल, ये कैसे ये मसला हल करेगा जो कि वो नहीं कर सके। अगर आप उसी को स्ट्रॉन्ग कर दें और कोई पेनल्टीज लगा दें जजेस के ऊपर कि आप 6 माह में इसको कंप्लीट करेंगे तो मसला हल हो जाता है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये करना ही था, आप इन्होंने जब प्रेशर पड़ा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वगैरह लोगों को बुला के उनके साथ उन्होंने मज़ाकरात भी किए हैं। मगर जब मैं पूछता हूँ इनको कि भाई क्या मज़ाकरात हुए, वो कहते क्या मज़ाकरात है, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। हम उनसे यही पूछते हैं कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, वो ये बताते नहीं, वो कहते हैं जी फेक न्यूज़ को रोकना है। अब भाई फेक न्यूज़ को तो रोकने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो उसके ज़रिए क्यों नहीं करते, इसको लाने की क्या ज़रूरत है? FIA साइबर क्राइम पहले काम कर, साइबर क्राइम है, पिका है, ये है, डेफेमेशन लॉ है, और देयर ऑल पाकिस्तान लॉज।
तो ये क्या है कि एक बंदा है वो सिंध में बैठ कर डेफेमेशन करता है, तो पंजाब में ये केस हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर यही इश्यूज चले जाएंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, तो इस किस्म की ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज बन जाएंगे। ये क्या नॉनसेंस है ये। मगर ये प्रेशर पड़ा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि कुछ किया जाए। मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। और अगर अब ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी एक दरख्वास्त होगी मरियम साहिबा से, क्योंकि जाहिर है कि ये उनके खाते में जाएगा और हम तो अपोज करेंगे इसको। अच्छा, ठीक है। और ये उनके खिलाफ बात, मीडिया तो पसंद नहीं करेगा इस बात को। अच्छा। मीडिया के खिलाफ बहुत कुछ इन्होंने हुकूमतें करने की कोशिश करती रही हैं और हम बड़े मुश्किल हालात के अंदर ऑपरेट करते हैं। मगर ये है कि मसला तो है, मसले को कैसे हल करना है। फेक न्यूज़ हमारे ऊपर फेक लोग सियासी जमातें लगा देते हैं, फैलाती हैं। तो दुखी तो वो भी है, हम भी हैं, सारे दुखी हैं। मगर ये रास्ता नहीं है। रास्ते जो हैं उनको आप पक्का करें, तकड़ा करें। और आखिर में अगर हमारी बात नहीं सुननी आपने तो फिर मेरी एक दरख्वास्त है, ये जो ट्राइब्यूनल बनने जा रही है इसके अंदर और कुछ नहीं तो सिविल सोसाइटी के भी 1-2 लोग डाल दें। अगर एक ट्राइब्यूनल है और एक जज बैठा हुआ है वहाँ और उसी ने सारे फैसले करने हैं तो 3 मेंबर ट्राइब्यूनल बना दें। उसके अंदर एक सिविल सोसाइटी का बंदा ले लें, एक ह्यूमन राइट्स का बंदा ले लें या मीडिया का बंदा ले लें, और एक जज ले लें जो कि न्यूट्रल है और इस चीज़ को कर लें। कम से कम ये तो कर लें आप। अच्छा मशवरा है वैसे ये, जिससे इसको मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है और वजह भी सामने आ जाएगी कि आप क्यों एक हट के कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जब पहले कवानीन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और वो बात अब है सोलराइजेशन की। इसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से व्लॉग्स हुए हैं, बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं कि कभी हुकूमत सोलराइजेशन या मुतबादिल तवानाई के ज़राए की हौसला अफजाई करती है और फिर एक वक्त आता है कि उस पर टैक्स लगाने की तैयारी कर दी जाती है। और अब कुछ नए ज़वाबित बनाने की, उनमें तरमीम करने की शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की है, क्योंकि ये घाटे में जा रहा है मामला। क्या वजह बनी कि नेट मीटरिंग? मैं आपको बताऊं, मैं टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं तो इस पर आधा घंटा बात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मगर मैं मुख्तसर बात करूँगा। 2015 में एक पॉलिसी आई, उसके 2 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि सोलर को इनकरेज करना, इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इट इज़ चीप। और ये जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े महंगी बिजली बिला रहे हैं, तो ये एक सही रास्ता है, सारी दुनिया में ये रास्ता अख्तियार किया जाए, हम भी ये करें। तो उस सिलसिले में सोलर पार्क्स भी बने, शहबाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा प्रमोट भी किया। फिर ये पॉलिसी आई कि जी रूफटॉप सोलर ये भी आप खरीदें, ठीक। और लोगों ने फिर ये रूफटॉप के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। फिर इन्होंने फैसला ये किया कि एक नेट मीटरिंग सिस्टम है, इसको करेंगे। नेट मीटर का क्या था कि अगर आप एक सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं अपने छत पे तो आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो 100 यूनिट्स जो हैं वो उसी रेट पे ख़रीदे जाएंगे जिस रेट पे आपको बिजली बेची जाती है, ताकि आपका नुकसान फ़ायदा जो है उसी में ख़त्म हो जाए। और अगर कोई आपके पास उससे ज़्यादा यूनिट्स हैं, आप 100 बना रहे हैं और 80 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी 20 जो है वो गवर्नमेंट ख़रीद लेगी आपसे, मगर उसी रेट पे ख़रीदेगी जिस पे वो आगे बेचती है, ताकि आपका नुकसान हो। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने रिस्क लिए, आपको पता है कि बारिश होनी है नहीं होनी, कितनी बिजली बननी है नहीं बननी, ख़राब होना है कितने पैसे, इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो शुरू में तो ये ठीक रहा, मगर 2018 में ये फिर नेट मीटरिंग सिस्टम आ गया और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि 2 टैरिफ्स बना दिए। अच्छा। कि आपसे जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक रेट हम लगाएंगे, वो आपसे ख़रीद लेंगे हम, वही बिजली फिर आपको वापस बेचेंगे एट ट्वाइस द रेट। अब सोचिए कि मेरा घर में एक मीटर लगा हुआ है, मैं अपना नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, जनरल बात। एक मीटर लगा हुआ है, वो मीटर कहता है जी कि आपने 100 यूनिट्स आपने टोटल कंज्यूम किए, उसमें से 40 यूनिट्स जो थे वो आपके सोलर से आए थे। अच्छा। और 40 यूनिट्स वापडा ने दिए आपको या लेस्को ने दिए, ठीक। वो कहते हैं जो लेस्को का रेट है वो है 19 रुपये। अच्छा। तो 40 यूनिट्स तो हमने आपको 19 रुपये पे बिल कर दिए, ठीक है। आपने जो 40 अपने बनाए हैं, हाँ, उसके ऊपर भी 9 रुपये लगाएंगे हम, कि 9 रुपये आपसे ख़रीदेंगे और 18 पे आपको वो वापस बेच देंगे बिलिंग के लिए। तो ये नेट मीटरिंग ना बना, ये नेट बिलिंग बन गया। हाँ। ये नेट मीटरिंग नहीं सिस्टम, ये बिलिंग बेस्ड, नेट बिलिंग बेस्ड सिस्टम। तो ये बड़ी ज़्यादती है, एक ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। मगर दुनिया में क्या असूल है, जहाँ जहाँ ये हुआ उनको यही असूल है कि जितने आपने बनाए हैं वो आपके, उसके ऊपर कोई लेन देन नहीं है। उसके ऊपर आपने कोई आपने इस्तेमाल किए हैं जो कि नेशनल ग्रिड के हैं, तो उसके ऊपर जो नेशनल ग्रिड का रेट है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये है कि वो आपसे
जितने आपने बनाए हैं वो आपके बिल में डाल देते हैं, फिर आपको उसकी आधी पेमेंट कर देते हैं और बाकी आपके खाते में डाल देते हैं। कान को दूसरी तरफ से पकड़ ये लेते हैं। ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये दी जा रही है कि जी देखिए ना, ये तो अमीरों ने लगा लिए और गरीबों के लिए तो बड़ा हाई रेट लग रहा है, कैपेसिटी चार्जेस का भी वो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर ये तो बड़ा अमीरों के लिए फ़ायदा हो गया और गरीबों को के ऊपर डज लग गई है, बिकॉज ये अमीर अपनी बिजली बना रहे हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है वो फिर हमें गरीबों पे देनी पड़ती है और वो फिर ये हो जाता है, ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं। इसका जो जवाब है वो ये है कि यार, एक साहब है, उन्होंने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है। आपने जो दूसरे जो बिजली खरीद रहे हैं आईपीपी से, मसला आपका वहाँ है, उसको जाके वहाँ हल करें आप। तो साढ़े खाते क्यों उधर तो मुआहदे लिख के दिए हैं ना, मुआहदे लिख के दिए और आप अरबपति बना दिए आपने आईपीपी वाले। तो ये खत्म नहीं हो सकते तो मुआहदे? मतलब है वहाँ ये जी अग्रीमेंट हुई हुई है जी, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, तो अब छोड़े वहाँ की बात। अगर जो भी है तो ये बोझ उन पे नहीं आना चाहिए जिन्होंने अपने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपकी एक पॉलिसी थी। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कोई सोशलिज्म की आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो ऐसी आर्ग्यूमेंट है कि जी देखिए अमीर लोग लगा रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो फिर ऐसे है कि आप बड़ी गाड़ियां जो है ना इस मुल्क में चलती, सड़कें तो गवर्नमेंट बनाती है ना, सारी ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है ना, बेचारे मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल का वही रेट देते हैं जो गाड़ी वाले देते हैं, तो फिर गाड़ियां बैन कर दें या गाड़ियों को कहें कि आप मोटरसाइकिल के लिए ये रेट है और आपके लिए ये रेट पेट्रोल का। ठीक है। तो ये अगर ये आर्ग्यूमेंट आपने करनी है तो हजार किस्म की जगह हैं जहाँ अमीरों का फायदा और गरीबों का नुकसान है। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी ये तो जी अमीर जो है वो सस्ता उसको बिजली मिल रही। अरे भाई, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को आप कहेंगे आपने घर क्यों बनाया, वो कहेगा मैंने अपने टैक्स पे करके पैसे बनाए, वो नहीं, ये तो अमीरों का घर है, ऐसे ज़्यादा टैक्स लगाओ, वो छोटे घर पे कम लगाओ, बड़े पे ज़्यादा लगाओ। तो मतलब है ये दिस इज़ नॉट राइट, ऐसे नहीं होता दुनिया में। इफ यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी एक मिसाल है। शरीफ साहब को चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स की बातों में मत आए। ये सिर्फ केस जो है कि टोटल इस वक्त सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 450 मेगावाट्स हो रही है, सारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा। ये कायदे आजम प्लांट है, सोलर प्लांट्स हैं, लोगों ने बना लिए हैं 50-50 मेगावाट्स के, 100 मेगावाट्स। और ये जो घर वाले हैं इनका टोटल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 80 मेगावाट है। अच्छा। 350-400 बाकी कंपनीज बना रही हैं, उनके लिए बेहतर रेट्स हैं। तो घर वालों के लिए जो है ना उनके ऊपर डज लगाने लगे। वहाँ उनको फिर भी अभी सहूलतें दी जा रही हैं। अच्छा। किसी को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं उनके जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर घर वाले जो प्रोड्यूस करते हैं उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो अर्ज ये है कि ये सिर्फ 80 मेगावाट के ऊपर ये सारा ड्रामा हो रहा है। उसमें से सिर्फ 20 मेगावाट ऐसे हैं जो कि घर वाले इस्तेमाल नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये मार्जिनल केस है, ऐसे ना करें। ये रेट दुनिया का जो असूल है उसको रहने दें। जितनी प्रोड्यूस बंदा करता है वो उसका हक है, वो उसको खा वो एक्सपोर्ट करे किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर के साथ एक झुग्गी है, मेरे पास 100 मीटर 100 मेगावाट्स है, ये सॉरी 100 किलोवाट्स है, मैं उसमें से 80 इस्तेमाल करता हूँ, 20 मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है। मेरे से ना लें गवर्नमेंट, अगर मुझे इजाजत दे मैं गरीबों को दे दूँ। ठीक है। मगर नहीं, वो लेना हमने और आपको चार्ज करना। हाँ, ऑप्शंस अगर नेक नियति हो। इस किस्म की गंदी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि अपने प्रिटेंड करना हमने बड़ी को तीर मारा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए अवाम दोस्त पॉलिसीज हाँ चाहिए कि इसको बिल्कुल ना चेंज करें। और अगर करना है और कोई चारा नहीं है तो जो चीज हो चुकी है उनको ना पिनलाइज करें, आगे नई पॉलिसी बना दें कि अब जो लगाएगा उसको पता होना चाहिए कि ये नेट मीटरिंग रेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप देख लें, आपका वारे में आता है आप लगा लें, नहीं वारे में आता ना लगाएं। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको तो पिनलाइज आप मत करें, पॉलिसी चलते चलते तो ना चेंज करें, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की। बिल्कुल, देखिए ना ये एक मिसाल है। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बड़ी बहुत जरूरी है, यही मेरा नुक्ता था। प्रोग्राम एंड करते हैं। पॉलिसी का तसल्सल न होने की वजह से कैसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं कि उसकी वजह से कुछ अरसे के बाद मसाइल उभर कर सामने आते हैं जिनको हुकूमत फिर हल करने में माजूरी शो करती है।